नोबेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में मूल रूप से इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर इसको अर्थशास्त्र का नोबेल हम पुकारते हैं। अब देखिए, ये पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया, उनके नाम भी हम आपके सामने बताएंगे, क्या उनका योगदान रहा उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पीछे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ 3 वैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को क्रमशः, इनका नाम क्या है, जोसेफ मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट, इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ विजेताओं के नाम देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है। तो देखिए, जोएल मोकायर कह लीजिए, मोकिर कह लीजिए, फिलिप एगियन कह लीजिए और पीटर हाविट कह लीजिए, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, बेसिकली किस लिए दिया गया है, तो यह पुरस्कार दिया गया है इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए, यानी कि इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तीनों वैज्ञानिक क्रमशः आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जोएल मोकिर ये हैं, इनको पहचान भी लीजिए, फिलिप अगियन ये हैं, और साथ साथ आपके तीसरे जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पीटर हाविट, वो ये हैं। इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया गया है। अब क्या इनका योगदान रहा है, इस विषय पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि यह भी आपसे प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो जोएल मोकिर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के माध्यम से इन्होंने कहा है कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ होती है, यानी कि सतत विकास होता है, उसके लिए पूर्वापेक्ष को पहचानना। थोड़ा जटिल आपको लग रहा होगा, इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, जोएल मोकिर ने यह बताया कि जो सतत विकास होता है, यानी कि लगातार जो तकनीकी प्रगति होती है, यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस होती है, उसके लिए एक तो ऐतिहासिक आधार और दूसरा पूर्वापेक्षाएं। पूर्वापेक्षाएं का मतलब होता है प्री रिक्विसाइट्स और साथ साथ आपका ऐतिहासिक आधार। ये दोनों चीजों के लिए दोनों चीजें होना आवश्यक है। उन्होंने कहा ये क्या होती है, पूर्वापेक्षाएं क्या होती हैं, इसको समझ लीजिए तो इसको समझना आसान होता है। पूर्वापेक्षाएं क्या होती है, कुछ आवश्यक चीजें या कुछ आवश्यक शर्तें जो कि किसी भी जगह पर किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हैं तो वो उस काम के सफल होने के लिए अगर पहले से मौजूद रहती हैं तो उस काम के सफल होने की शर्त आसान हो जाती है। तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी जगह पर किसी भी हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर आपको देखना है, सस्टेन्ड अगर उसको करना है, तो उसमें कुछ पूर्वापेक्षाएं जरूरी हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें वहां, कुछ ऐसी शर्तें जरूरी हैं जो कि उस काम को शुरू करने से पहले वहां उपस्थित होनी चाहिए उसकी सफलता के लिहाज से। और एक चीज और उन्होंने कहा, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या जरूरी है, जैसे कि कोई भी समाज, वो नए विचारों के लिए उसमें खुलापन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समझ होना चाहिए। ये दोनों चीजें, ये दोनों पूर्वापेक्षाएं के अंतर्गत ही आएंगे। सिर्फ इनोवेशंस और आइडियाज होना ही सफिशिएंट नहीं है, यानी कि इनोवेशन और आइडियाज के साथ साथ आपके पास नए विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए खुलापन होना चाहिए और साथ साथ वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत सामान्य बात आपको सुनने में लग सकती है, लेकिन जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई है, गहराई से इन्होंने हर चीज में समझाया है इस चीज को, तो ये विशेष है और इसके लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, जोएल मोकायर को ये चीज ये दिखाने के लिए सम्मानित किया गया है कि क्या आवश्यकताएं जरूरी हैं ताकि तकनीकी प्रगति के जरिए जो अस्थायी विकास है, यानी कि जो टेम्पररी ग्रोथ होता है, उसको सस्टेन्ड ग्रोथ में हम कन्वर्ट कर सके। तो ये इनका योगदान है, किसका, तो ये जोएल मोकायर का योगदान है। इसी तरह से फिलिप एजियन और पीटर हाविट, इनको भी सम्मानित किया गया। इनको किस सिद्धांत के लिए सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन उस सिद्धांत का नाम है। इसी सिद्धांत के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने सतत विकास का गणितीय मॉडल डेवलप किया है। ये क्या है, तो ये इसमें ये कहा गया है कि जब भी ये सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई भी नई तकनीकी आती है तो वो पुरानी तकनीकी को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि उसका एक तरह से विनाश करती है। कोई भी, जैसे बाजार में अगर नई गाड़ी आई, नई तकनीकी आई, तो वो पुरानी मॉडल की जो गाड़ी है उसको प्रतिस्थापित करती है, जिससे कि आर्थिक विकास को गति मिलती है। अब एक समय था डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां थी, फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो पुरानी चीजों को धीरे धीरे क्या करते हैं, मार्केट से बाहर करते हैं। तो इस सिद्धांत को अब आर्थिक विज्ञान में ये दोनों ही सिद्धांत को मिलाकर जो प्रारंभिक सिद्धांत आपको बताया गया, यानी कि इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए जो ये थीम है, बेसिकली ये जरूरी है, यानी कि
इसी वजह से, इस थीम की वजह से ही सम्मिलित रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है कि यहां पर ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार होता है, बेसिकली इसके विषय में भी थोड़ी सी बात जरूरी है। तो आर्थिक विज्ञान में यानी कि इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी वो किस लिए हुई थी? वो ऐसे अनुसंधान को सम्मानित करने के लिए हुई थी। ऐसे अनुसंधान को सम्मानित करना है कि जो आर्थिक प्रणाली और सामाजिक कल्याण के लिए मानवीय समझ को बेहतर बनाए, यानी कि आर्थिक कल्याण भी हो और साथ साथ सामाजिक प्रगति भी हो, और इसके अलावा आर्थिक कल्याण और सामाजिक प्रगति के अलावा उसमें क्या निहित होना चाहिए? तो मानवीय कल्याण की समझ भी होनी चाहिए। तो इसलिए ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। कब शुरुआत हुई थी? इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1968 में, याद रखिएगा 1968 में, 1968 में रिक्स बैंक द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसीलिए इसका जो असली नाम है स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य भाषा में प्रचलित रूप से इसको हम क्या कह देते हैं? अर्थशास्त्र में या आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज कह देते हैं। प्रथम पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1969 में। 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और अन्य नोबेल के साथ ही, यानी अन्य जो नोबेल प्रदान किए जाते हैं उसके साथ ही 1969 में इसको पहला नोबेल प्राइज जो है संस्थागत रूप से दिया गया था। अब देखिए, शुरुआत में जब ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाता था तो कुछ लिमिटेड एरिया के लिए ही दिया जाता था, यानी कि जैसे कि क्वांटिटेटिव मॉडलिंग के लिए दिया जाता था, डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम के लिए दिया जाता था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र में भी प्रदान किया जाता है, गवर्नेंस में भी प्रदान किया जाता है, इसी तरह से डेवलपमेंट के लिए भी दिया जाता है, तो वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए भी दिया जाता है। तो अब इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो शुरुआत में जिस लिए प्रदान किया जाता था, अब इसका दायरा बढ़ गया है। तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम इंपॉर्टेंट है। किसको? तो जोएफ मॉकिर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। फिलिप अगियन, और तीसरे आपके हैं, तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है पीटर हाविट। तो पीटर हाविट, ये 3 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो कब स्थापित किया गया था? विकल्प आपके सामने है, विकल्प इसमें से आपको सही चुनना होगा। 1965 में, 1968 में, 1969 में और 1970 में। तो इसका सही जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीपावली के उपलक्ष्य में दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज पर मिल रही है 50% तक की छूट, और ये छूट उपलब्ध होगी आपको 14 से 18 अक्टूबर तक। और इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है? 87501 पर विस्तार से जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करना है। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको दृष्टि लर्निंग ऐप का लिंक मिलेगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। और इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और यह ध्यान रखिएगा कि इस पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिया जाएगा, जिसमें कि आधी राशि मिलेगी किसको और आधी राशि में बाकी 2 लोगों को नाम आप कमेंट करके बताइए। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।